देखिए, आज हमारे साथ जन स्वराज के गया जिला प्रभारी तजम्मुल खान जी हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि 30 तारीख को रफ़ीगंज में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या-क्या तैयारी हो रही है। प्रशांत किशोर जी रफ़ीगंज में आ रहे हैं, उनको लेकर आपकी तरफ से क्या-क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के सभी विधानसभा में टाइम टू टाइम वो जा रहे हैं। बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं और बिहार बदलाव यात्रा अलग है। ये अभी जो लगातार उनकी चल रही है बिहार में, वो बिहार बदलाव सभा हो रही है। बिहार बदलाव सभा के माने ये है कि हर विधानसभा में जाकर करके वो बड़ी सभा करके ये देखना चाहते हैं कि अभी हमारा कहाँ तक क्या ग्राफ है। और चूँकि जस्ट हमें उन्हें उम्मीदवार भी सेलेक्ट करना है, चूँकि जैसे ही सिंबल केंद्र की तरफ से केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से सिंबल मिल जाएगा, तो सिंबल देकर के तुरंत उम्मीदवार को वो क्षेत्र में उतारने की प्लानिंग है। तो इसी क्रम में रफ़ीगंज में 30 जून को आरबीआर के हाई स्कूल के मैदान में वो शाम 4 बजे आ रहे हैं। इसकी बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं। मेरी कोशिश ये है, यहाँ के जन स्वराज के सिपाहियों की ये कोशिश है कि बिहार के सभी जगह से रफ़ीगंज विधानसभा की सभा उनकी बेहतर से बेहतर हो। और जो रुझान अभी हम लोग लगभग 18, 19, 20 गांव में डेली घूमता हूँ, तो प्रशांत किशोर जी की लोकप्रियता इतना है कि उनके विज़न को और उनके सिद्धांत को बिहार के युवा और बिहार के लोग, सभी जाति के लोग, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, सब लोग इस बात को समझ गया है कि बिहार में जो पीछे की सरकारें हैं, वो सिर्फ बिहार वासियों को ठगने का काम किया है। और प्रशांत किशोर का जो विज़न और सिद्धांत है, जो पार्टी की नीति है, वो बेहतर से बेहतर बिहार को भविष्य देगी। ये सारे लोगों ने समझ लिया है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी के पीछे बिहार का पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कितने बजे से कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं या अन्य लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा कार्यक्रम के दिन? नहीं, देखिए, 4 बजे से प्रोग्राम है। प्रशांत किशोर जी वो पहले यहाँ गुरुआ विधानसभा में प्रोग्राम करेंगे और वहाँ से डायरेक्ट आप सभा स्थल आरबीआर हाई स्कूल के मैदान में आएंगे और रफ़ीगंज हम रेलवे स्टेशन पे उनको उतारेंगे बुकिंग काउंटर के पास से, और वहाँ से रफ़ीगंज के मेन बाज़ार से पद यात्रा सभा स्थल तक पक्का 1 किलोमीटर है। और वो सब हम लोगों ने निरीक्षण पहले कर लिया है और उसके बाद सभा होगी। और सभा लोगों को लाने ले जाने की पूरी सुविधाएं हैं। कहीं किसी को कितनों दूर से किसी को आना हो, रफ़ीगंज का अंतिम जो पंचायत है, उस पंचायत का नाम है दक्षिण की तरफ दक्षिणी उमगा, और आजन नीमा, घोड़ा डेहरी, और पूरब और उत्तर और पश्चिम में जो है वो भेटनिया है, बौर है, पोगर है, ये सब पंचायतें हैं। तो वहाँ सब जगह से लाने की व्यवस्था है, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी भी हर जगह जा रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि सुविधा मैं दूंगा, आप चलने को तैयार हो। तो उनको देखने के लिए, प्रशांत जी को सुनने के लिए पूरी तरीके से जनसैलाब, तरह तरह का लोग सवाल करते हैं, वो है प्रशांत जी जो 10-12 राज्य में मुख्यमंत्री बनेलन है। तो हाँ, तो हमने जरूर चलम उनका देखे, हमने जरूर बिहार के भविष्य थी, हिंदुस्तान के, भारत के भविष्य थी, नए युग के गांधी हती, समझे, भारत के नए युग के निर्माता हती। मतलब देहाती लैंग्वेज में लोग इस तरीके से प्रशांत जी को सम्मानित कर रहे हैं कि हम लोग तो उन लोगों को देख ही के चकित हो जाते आप हैं। इतना उपाधि दिए प्रशांत किशोर को, क्या लग रहा है बिहार में बदलाव होगा? किसी पे घूमते रह जाएंगे, भ्रमण ही करते रह जाएंगे? नहीं, आप पक्का जान लीजिए कि नवंबर में बिहार का पूरा निज़ाम बदल जाएगा, जन स्वराज का मुख्यमंत्री होगा, और ये जो पीछे की जो सरकारें हैं, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगी। चूँकि सभी पार्टियां का एक ही विचारधारा है कि वादा करो और काम न करो, वादा 100 तरह का करो और घर में बैठ के ऐश करो, वादा करो सारे काम का और फिर बैठ करके जो है कलेक्शन करो और अपने को मोटाओ और जनता को दुबलाओ।
इस चीज से पूरी बिहार की जनता उब चुकी है। हम लोग 343 से 241 सीट पर लड़ेंगे, किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा और हम लोग 180 सीट से पार हम लोग का रहेगा। और पक्का इस चीज को जान लीजिए कि हमारे नेता, ये प्रजातंत्र का एक उसूल है कि नहीं बताना है आपको कि आप कौन कौन सीट से जीत रहे हैं, कितनी सीट से जीत रहे हैं, और नहीं तो हमारे सूत्रधार, आखिर प्रशांत किशोर जी हिंदुस्तान में मशहूर हैं, दुनिया में भी बराक ओबामा ने भी उनसे कभी वक्त पे सलाह लिया है। कौन कौन सा मुद्दा लेके प्रशांत किशोर उतरे हैं मैदान में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बिहार में प्लान का मुद्दा है। आज तक जितनी भी पार्टियां जिस चीज के लिए कही है वो सिर्फ कह के रह गई है। जैसे आप ये देखिए कि बीजेपी जो सत्ता में आई उसकी प्लानिंग प्रशांत किशोर जी ने किया था, इसमें कहीं तो राय नहीं। वो उनका 10 साल का बिजनेस था, 11 से लेकर के 21 तक वो बिजनेस कर रहे थे। और 21 के बाद वो जो है सब बिहार की जनता का हाथ पकड़ा है, बिहार में खुशहाली देखना चाहते हैं, बिहार की बेरोजगारी और प्लान को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, जो आपने बताया कि किस किस मुद्दे को, तो मुख्य रूप से मेरा 5 मुद्दा है। पहला है प्लान को रोकना, तो ये कह करके वो खुद बताते हैं कि मैं प्लान कैसे रोकूंगा, उसकी पूरी व्यवस्था है। दूसरा है कि 60 वर्ष से उम्र के पुरुष और महिला को, किसी जाति की हो, उसको 2000 रुपया मिलेगा। तो एक अगर जो है सो महिला, एक पति पत्नी है तो उसको 4000 मिल जाएगा। तीसरा हमारा जो मुद्दा है वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जो महिला हमारे यहाँ घर में बैठ करके खाना बना के बाद सारा वक्त गुजार देती हैं, तो मैं उनको 5 से 10 लाख रुपया सालाना 4% के ब्याज दर से मैं दूंगा। अगर वो महिला सक्षम है तो ठीक है, और नहीं तो वही पैसे से उस घर का जेंट्स, उसका पति, उसका बेटा बिजनेस करेगा। यानी श्रम जब होगा तो खुशहाली आएगी। आज मेरा जो श्रम है, वो मेरी जो पूंजी है, वो जाकर के गुजरात में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हरियाणा में, पंजाब में काम कर रही है। वो चीजें अगर बिहार में होगी तो बिहार की उन्नति होगी। मेरा चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शिक्षा से ही किसी घर का बदलाव होता है, राज्य का होता है। और किसी देश, जितने भी आज विकसित देश हैं, आज हमारे हिंदुस्तान में भी जितने भी विकसित स्टेट हैं, जैसे आप तमिलनाडु को देख लीजिए, 1 नंबर पे वो पहले भी था और आज भी है। केरल, वहाँ 100% शिक्षित लोग हैं। हमारे यहाँ जो है सो अभी तो 54-55% का रेशियो आ रहा है, लेकिन वहां जाकर देखिए कितनी खुशहाली है, क्योंकि उसने शिक्षा को मैं आपका स्मरण कराता हूं कि जब 1965 में यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने और वहाँ जैसो इसके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने शिक्षा पे बल दिया, और बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने आरक्षण पे बल दिया। तो शिक्षा अगर आ जाती तो आरक्षण की कोई जरूरत नहीं थी, हर बच्चा पढ़ लिख जाता। मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, महान विभूति हैं, महान वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम नहीं उंगली उठाना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो नेताओं ने, जो हमारे स्टेट को आज 2, 3, चौथे नंबर पर थे, आज 28वें नंबर पर बिहार है, उसके में कहीं ना कहीं बड़े नेताओं ने गलती की है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है शिक्षा। आप शिक्षा के बारे में आप जानिए, 50,000 करोड़ का जो है सो बजट होता है बिहार का। हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मैं बैठूंगा तो 15 मिनट में दारू को खत्म कर दूंगा। दारू से बिहार को प्रतिदिन स्वराज्य का घाटा 20 से 25,000 करोड़ का होता है। तो 50,000 करोड़ और 25,000 करोड़, 75,000 करोड़ अगर हम शिक्षा पे सालाना खर्च करेंगे तो हमारा बिहार बच्चा पढ़ लेगा, और हर पंचायत में विश्व स्तरीय स्कूल खुलेगा। हर प्रखंड में 10 किलोमीटर के रेडियस में हम वहाँ जो है सो नेतरहाट जैसा स्कूल खोलेंगे, और बच्चों के लाने ले जाने की पूरी सरकार व्यवस्था करेगी। हर 15 साल तक के बच्चों को जब तक नहीं अच्छा स्कूल बन जाए तब तक जो है सो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन कराना है, उसकी टोटल व्यवस्था सरकार करेगी। तो हमारे नेता का सबसे पहला जो मजबूत जो है सो जो बल है वो शिक्षा पे है। 5वां, आप जानते हैं कि पहले हिंदुस्तान में 80% किसान हुआ करते थे, अब किसानी 4% घट करके 76% हो गई है। 76% में हम लोग सब बिहार के लोग जितने भी हैं, वजह क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि किसानी इसलिए लोग छोड़ रहे हैं कि उनको किसानी से सेवा नुकसान के, जितना वो मेहनत करते हैं, जितना वो श्रम करते हैं, जितना और कोशिश करते हैं उपजाने की, उनको सरकार, जितनी भी सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, उनको उचित मुआवजा किसान को नहीं मिल सका। किसान को मजबूत करने की
कोशिश कभी नहीं की गई। बोला जाता है बहुत, लेकिन किसान को हमेशा नुकसान होता है। तो हमारे नेता ने कहा कि किसान के यहाँ खेत में काम करने वाला मजदूर वो मैं फ्री दूंगा, उसकी मजदूरी बिहार सरकार देगी। जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का हल है, बीज है, भंडार, जितनी भी चीजें हैं उसको सरकार हमारी फ्री देगी किसानों को। हर चीज में दुगना 2.5 गुना हम लोग जो है उसको सब्सिडी देंगे, उसका जो है सो दोगुना दाम देंगे। क्यों नहीं? किसान जो है सो आज किसान नुकसान में जाता है, घाटे में जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग किसानी छोड़ने को मजबूर है। 4% रेशियो घट गया, कहीं 1% घटता है। आज 2% जो है सो नरेंद्र मोदी का बीजेपी का वोट घसका तो 303 लोकसभा से 240 पर आ गए। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 38% वोट आए थे और 2024 के चुनाव में बीजेपी को 36% वोट आए। 2% वोट का वेरिएशन हुआ, जिसके में जो है सो 303 से 240 पे आ गए। तो अब 4% किसान किसानी छोड़ दिए, और बड़े पैमाने पर किसान छोड़ देंगे अगर किसान को मजबूती नहीं प्रदान की गई तो। और वो चीजें प्रशांत किशोर ने पूरी तरीके से भांप लिए है कि हिंदुस्तान में, बिहार में खाना महंगा हो जाएगा, खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, किसानी कोई करेगा ही नहीं। तो उन्होंने किसानी पर बल दिया, किसान को मजबूत करने की किया। यही मेरा 5 मुद्दा शुरू से आखिर तक रहेगा। आपने एक बात बोला कि शराबबंदी को मुख्यमंत्री जैसे ही बनते हैं प्रशांत किशोर उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन जब शराबबंदी हटेगा तो लोग पी के ऐसे कहीं रोड पे, कहीं और जगह पे लोग ढेर हो जाएंगे। नहीं देखिए, तो इसीलिए इसको बंद करके हाँ नहीं, हाँ आपका सवाल बड़ा अच्छा है। हमारे नेता प्रशांत किशोर ने कभी छोटा सपना नहीं देखा है। जो आदमी ऑलरेडी 11-12 मुख्यमंत्री को बना चुका है, बनाने में उन्होंने कंधा लगाया है, उनके स्ट्रेटजी से, उनकी प्लानिंग से लोग बन करके बैठे हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे ये प्रशांत किशोर जी, इसको आप तय मान लीजिए। कोई तेज तरार, कोई अति पिछड़ा, कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक, जैसे जैसे जो समाज में जो पिछड़ा है उसको उठाने का उन्होंने जिम्मा लिया है, इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और निश्चित नवंबर में आप देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, शराब से रिलेटेड आपने बात कही। हम जब व्यवस्था मजबूत करेंगे, हम प्रशासन को टाइट करेंगे, कैसे वो आदमी जो है सो घूम लेगा तारीफ में नशा करके रोड पे? बिल्कुल नहीं। आज एक एक थाने में बिहार सरकार देती है 2-2 ठो 112, 3-3 ठो 112, लेकिन वो काम क्या करता है? पकड़ता है, छोड़ देता है। हर आप कोई भी आप फंक्शन में, शादी में चलिए, 95% लोग दारू पी रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए लगा रहे हैं कि हम रोज उसको देख रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा अगर उसके पर कड़ा हो, बहुत ज्यादा अगर सरकार मजबूत हो तो कभी नहीं है। सरकार से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन सरकार दारू तो बंद कर दिया, लेकिन दारू आप ही अपने से बोलिए कि कौन सा मोड़ है, कौन सा शहर है जहां दारू पूरी तरीके से नहीं मिलता है। और एक आम आदमी को मैं बता रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी एक औरंगाबाद की ऑफिस में थे, तो एक छोटी सी है, बेचारी गरीब है, लंगड़ी है, वो देखती है तो चली आती बहुत शुरू से ही। तो कैसे बाबू देना पैसा, तुम इत्तेफाक से खुदरा मेरे पास नहीं था, हम भतीजे को बोला कि यार तुम दे दो पैसा, तो उसके पास भी 5 रुपया था। तो 5 रुपया दिया तो जानते हो क्या बोली? 140 रुपये में मिला है दरुआ, और वो 18 रुपये के दरुआ कीमत हो गई 140 रुपया, तो 5 रुपये में कैसे हो जाता है? तू आओ दे। तो खुदरा करा करके फिर उसको 10 रुपया हमने दिया, लेकिन दारू पीने की नियत से नहीं दिया। वो गरीब है, हमने इसलिए दिया। वो गरीब के वो जा करके क्या करेगी वो बेहतर जाने, लेकिन उसने उजागर कर दिया कि अंधे लंगड़े गरीब को भी दारू उपलब्ध है। मतलब आप कहना है कि शराबबंदी नहीं है? शराबबंदी नाम की है, पूरी तरीके से शराबबंदी फ्री है। आप हर मोड़ पे दारू खोजेंगे मिलेगा। तो कैसा ही प्रशासन है पूरी, देखिए क्या है, ये ब्यूरोक्रेसी की सरकार हमारे नीतीश कुमार की रही है। नीतीश कुमार जब मानसिक रूप से 2022 से वो धीरे धीरे उनका मानसिक और स्वास्थ्य गिरने लगा, तो ये जो अफसर थे, ये जो 4-5 मंत्री हैं, ये लूटना शुरू कर दिए, लूट का अड्डा बना दिए। तो भाई दारू कहीं भी ले आइए। कुछ लोग तो अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए। और मैं तो इनडायरेक्ट रूप में आपको कहता हूं कि सिविलियन को पैसा कमाने के 1000 रास्ते हैं, पुलिस को पैसा कमाने के रास्ते नहीं थे। नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग को गिफ्ट दे दिया दारूबंदी कर करके। ले लाइए झारखंड से जितना दारू लाना है लाइए, आप जैसो यूपी से लाइए, ट्रक का ट्रक कंटर। यही रफीगंज में एक गांव में 1,40,00,000 का दारू पकड़ाना, कैसे वो टैंकर चला आया? क्या बगैर पुलिस के अनुमति से आया? तो पूरी तरीके से लोग का नैतिकता गिर गया है। अफसर नहीं रहे,
वो अफसर को अपनी गरिमा को नहीं समझे, पैसा कमाने में अपने आप की नैतिकता को समाप्त कर दिया लोगों ने। आपको कहने का मतलब है कि सरकार पूरी तरह से इस मामले में फेलुअर है? सरकार इस मामले में नहीं, सरकार हर मामले में फेल है, अच्छा। हर मामले में फेल है। आप देखिए, और सरकार से ज्यादा मैं बोलूंगा कि मौजूदा जो नेता है वो सबसे ज्यादा फेल है। किसी नेता को हमने कहा था, किसी एमएलए को हमने कहा था कि मान लीजिए आप, ऐसी अर्थ हुआ में राम पुकार बाबू के हम लोग खाना खाने के दरमियान गए थे, अर्थ हुआ हाई स्कूल पे प्रोग्राम था, तो हमने एक नेता को कहा था कि हमको सुनिए बॉस, आप नेता बन गए, आप एमएलए बन गए हैं, मान लीजिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में 1000 सरकारी वेतन भोगी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उसके में आप भी हैं, सरकार का वेतन आपको भी मिलता है। अगर विधानसभा में एक आदमी घूस नहीं लेगा तो 999 की हिम्मत नहीं है कि घूस ले ले। लेकिन यहां तक जो है सो ये 20 साल के शासनकाल में 10 साल कोई और रहे, 10 साल जो है सो अभी जो है वो रहे। इन लोगों ने नैतिकता का इतना पतन कर दिया कि बिहार में पहला विधानसभा रफीगंज की बाप एमएलए है और बेटा, दोनों सगा बेटा, दोनों का एमएलए प्रतिनिधि है। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण है कलेक्शन, उसके पीछे का कारण है गोरख धंधा। तो ये तो नेता ने जो है सो अफसरों को चढ़ा दिया। तो इशारे नेता अगर ईमानदार हो तो प्रजातंत्र में अफसर का कवच नेता ही है, आप इस चीज को जान लीजिए। और नेता ही भ्रष्ट है तो अफसर क्यों नहीं भ्रष्ट होगा? दो चीजें हैं रफीगंज विधानसभा के लिए, दो चीजें हैं। कुणाल जी आप बैठे, आप आज हमसे सुनिए, समझ गए? दो चीजें हैं। नेता, दोनों नेता 20 साल का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, दोनों नेता बाहरी। हमारे अशोक बाबू जो है सो बाहरी, रफीगंज से कोई मतलब नहीं। मेरे निहाल साहब, घर तो उनका नहीं घर है, तुम तो घर भी तो नहीं है ना, वो तो नाम का घर है यहाँ का, वो तो बहुत पहले ही जो है सो चल चुके हैं, वो पटना में उनका सब है। कोई बता दे कि उनकी रात कभी बलवंत बिघा में गुजरती है? कभी नहीं। मैं चैलेंज, अशोक सिंह से नजदीक रहने वाला नेता तजम्मुल खान से कौन है? जब मैं लेटर पैड पर लिख करके अनुशंसा करता हूँ, कर सकता हूँ सीएम हाउस में, उसका आज भी मेरे पास फोटो कॉपी लेटर है, तो हमसे ज्यादा कौन क्लोज होगा? तो मैं कोई बता दे कि उनकी रात वहां गुजरती है? कभी नहीं। और दूसरे नेता जो वर्तमान में है वो भी बेलागंज के हैं और गया के हैं। तो जब नेता बाहर के और अफसर बाहर के, हर अफसर तो 3 साल में उसको ट्रांसफर हो ही जाना है, वो अरेरिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया चला जाएगा। तो उसको अफसर को क्या मोहब्बत होगी इस धरती से? और नेता को इस धरती से मोहब्बत है नहीं। लेकिन जनता इस बार चाहती है कि कोई मजबूत नेता, कोई मजबूत मेरे घर का बच्चा तैयार हो। और मैं एक बार और बहुत बड़ी टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार, लोकल ही को वो टिकट देंगे, इसको आप जान लीजिए। तो क्या इस बार निश्चित माना जाए कि तजम्मुल खान रफीगंज विधानसभा से आएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जिस पर हमारे नेता विश्वास व्यक्त करेंगे तजम्मुल खान के साथ खड़ा है। जब तक नहीं सिंबल मिल जाए, जब तक नहीं टिकट मिल जाए, तो वो अंधेरे में नहीं बोलना चाहिए। मैं 2005 से ही टिकट की दौड़ में सबसे आगे रहता था, सबसे आगे। और कब कब मेरी टिकट कैसे कैसे कटी है जदयू में, वो मैं जानता हूं। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में तो हूं जरूर, मैं मेहनत करता हूं, मुझे मेहनत पे यकीन है। आपने एक वर्तमान विधायक के दोनों बेटे पर आरोप लगाया कि वसूली का मामला नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये आरोप तो ये उसे कहते हैं कि मैं उस काम में मुलविस नहीं हूं और आप मुझे झूठा लांछन लगा रहे हैं। आप जाकर के पूछिए कि कौन है मदनपुर का विधायक प्रतिनिधि, तो बड़ा बेटा। नहीं तो प्रतिनिधि कौन है? बात हुआ, लेकिन आपने आरोप नहीं, विधायक प्रतिनिधि जानते हैं, विधायक प्रतिनिधि भाई वो सेकंड विधायक होता है। बिल्कुल, आप जान, विधायक प्रतिनिधि का माने है कि उप विधायक होता है वो। और मझला बेटा रफीगंज विधान प्रखंड का विधायक प्रतिनिधि है और बड़ा बेटा जो है मदनपुर का प्रखंड। और यहाँ लोकल कोई नेता नहीं थे, राजद में कोई नेता यादव और मुसलमान में नहीं थे, एमआई में और कोई नेता नहीं था। बहुत से नेता थे, बड़े बड़े नेता हैं। मैं बोलिए 10 का नाम जुड़ा देता हूं, मुझसे ज्यादा कौन जानता है किसी पार्टी के बारे में। अच्छा, लेकिन एक दिन आप लाइव आए थे और निहालुद्दीन के जो कार्य योजनाओं का कटाक्ष किया था, वो क्या मामला था? वो आपने बताया था कि वो पुल के बारे में जब मीडिया वाले ने पूछा तो उन्होंने बताया कि फलना जगह, मतलब नाम नहीं याद है, और रोड, सड़क और काम क्या किया है, तो सड़क बनाए हैं तो जादव के गाँव में, कब्रिस्तान घेराबंदी की है तो मुस्लिम का, इस पे आपने कटाक्ष किया था। देखिए, हम कटाक्ष इसलिए किया था कि हम लाइव सुना था उनका। मैं आपको स्मरण करा दे रहा हूं, इतना तथ्य के साथ कोई नेता शायद बोले, और वो धरती अभी जिंदा है। जब 2005 नवंबर में रेगुलर सरकार जदयू की बनी तो 2006 में प्रभारी मंत्री, आप जानते हैं कि प्रभारी मंत्री 20 सूत्री का अध्यक्ष होता है।
जी। प्रभारी मंत्री हमारे यहाँ अजीत कुमार थे। वो कांटी, मुजफ्फरपुर कांटी से एमएलए थे और वो हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री थे। पुराने सर्किट हाउस में जब उनका पहला दौरा हुआ, माननीय नेता सुशील कुमार सिंह जी बैठे थे, डीएम बैठे थे, सब लोग जो है सो योजना लिखा रहे थे, सरकार बनी थी, सब लिखा रहे थे। तो हम डायरेक्ट इसी तरीके से मंत्री महोदय, क्या अल्पसंख्यक की भी सुनी जाएगी, क्योंकि उस वक्त मैं जिले का अध्यक्ष था, मेरा पावर था, मेरा अधिकार था बोलने का। तो वो अजीत कुमार ने कहा कि नहीं 3 मेजर पुल है, मुझे बनाना है, 3 पुल है, एक मैं अल्पसंख्यक की अनुशंसा पे करूंगा, अब जहां जहां कहिए जो उचित होगा मैं करूंगा। तो उसी पर हम अपने लेटर पैड पर, जिला अध्यक्ष के लेटर पैड पर हमने कराब का अनुशंसा किया था, जो आप उनसे पूछिए कि 2007-8 में पुल बनी है कि नहीं बनी है। दूसरी पुल, मैं इस इलाके में मैं बड़ा सुप्रसिद्ध हूँ, मैं हर जगह हूँ, लेकिन ये बघौरा, दुगुल, अर्थुआ, चेरो, ये सब पंचायतों में हम बड़ा वक्त देता हूँ। मैं इधर बहुत कम लोग आते हैं। किसी ज़माने में इधर एमसीसी का इतना बोलबाला था, लेकिन मेरे लिए तो कहीं कुछ नहीं था, क्योंकि 1990 में मैं एमसीसी का ही मर्डर किया और रेलवे में मैं काम किया था। मैं रेलवे में पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया काम करने का। 10 साल में कलकत्ता से मुगलसराय तक 674 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं 3 बार टॉपर कॉन्ट्रैक्टर का अवार्ड लिया हूँ, और मैं जिस दिन रेलवे छोड़ा हूं उस दिन 1 करोड़ से मेरे ऊपर के काम चल रहे थे। ये 2000 की बात मैं बता रहा हूं, तो 25 साल हो गए मुझे रेलवे छोड़े हुए। उस वक्त 2 लाख के काम के लिए लोग विधायक एमपी के पीछे पोछी हिलाते हैं। मेरा 1.25 करोड़ का टेंडर था, आज भी मेरे पास एग्रीमेंट घर में रखा हुआ, आप देख सकते हैं। तो मैं किस मिजाज का आदमी, आप अब जान लीजिए। तो मैं रेलवे छोड़ करके मैं राजनीतिक में आया था। तो यहाँ पे बक्सी बीघा में क्या हुआ कि एक बच्चा यादव समाज का था, वो बहुत तेज धारा में पानी में वो बह गया, और एक ही बेटा था, पता कर लीजिए, बक्सी बीघा आपके बगल में है। तो मैं गया तो बोल के नेताजी आओ, कितना लेकिन बहतन रहुआ इस इलाका के नेता ही। अरे हम कहा मैं क्या हूँ यार, कुछ नहीं हूँ। तो हमने उसको वादा किया कि मैं बिल्कुल इस पुल को बना करके दिखाऊंगा, और वो पीरियड 2010 के बाद का था, अशोक जी के पीरियड का था। और हमने अनुशंसा किया, और यही मदनपुर के बाबू मुखिया वगैरह मिलकर के काम किए हैं। मैं इतना तथ्य के साथ आपको बता रहा हूं। तो दूसरी पुल हमारी अनुशंसा पे बनी। तीसरी पुल शिमला पाक के चलते, कुम्हैनी, शिमला पाक, बलार, बसंत, बिजुलिया, इटकोहवा, मठैया, ये चौथैया, इधर आप चले जाइए आगे तक, डोमन बीघा वगैरह। वो पुल जो वहां अटगुड़वा के नीचे है, वो इधर से अगर बन जाता है तो इधर सारे लोग को फायदा है, और नहीं तो 7 किलोमीटर घूम के लोग आते हैं। तो वो अनुशंसा हमने खास तौर से शिमला पाक के लिए किया था कि लोग जो जायरीन आते हैं, शिमला पाक में 2 बार उसूल लगता है, तो उसमें हमने वो अनुशंसा किया था, जो आज पुल अशोक जी के पीरियड में बन करके तैयार हुआ। तो जब मैं तो तथ्य के साथ आपको बताता हूं, अब आप कहें कि कब्रिस्तान के बारे में उन्होंने बोला, मैं कहता हूं कुणाल जी, आप प्रेस वाले हैं, इसको मजबूती से उठाइए कि जहां पे एमएलए की ऐच्छिक निधि है, वहां पे एमएलए का नेम प्लेट लगेगा। विधायक मुखिया का पैसा हो तो नेम प्लेट विधायक का नहीं लगेगा। किसी पंचायती राज का पैसा हो तो विधायक का नहीं लगेगा। तो आप जानते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, अब 20 साल से गृह विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, और कब्रिस्तान कंप्लीट गृह विभाग के अंडर में है, गृह विभाग का पैसा है। हम पूरा जिला जानता है कि तजम्मुल खान एसपी साहब, डीएम साहब के साथ बैठ कर करके, मैं रात दिन मेहनत कर करके एसपी साहब और डीएम साहब के कॉल को पूरा कर करके, जहां डिस्प्यूट होता है उसको खत्म कर करके मैं जो है सो कब्रिस्तान पास कराता हूं। मेरी अनुशंसा पे सारी कब्रिस्तानें होती हैं। आज भी मेरे पास सारे फोटो कॉपी, आप एक दिन आकर मेरे घर में देख लीजिए, नेम प्लेट सब जगह लगा हुआ है निहालुद्दीन साहब का। जब आपकी ऐच्छिक निधि है नहीं है तो आप फिर नेम प्लेट क्यों लगाए? इसका मतलब है कि आपको प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं, इसका मतलब है कि आपको जो तो प्रोटोकॉल का पता नहीं है। आप जब बूढ़े हो गए सियासत करते करते, और आप ये कहते हैं रफी विधानसभा के किसी बच्चे के बारे में कहा हो, आपने ये कहा ना कि मैं जब से राजनीति करता हूं उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। ये रफी विधानसभा की जनता अब पसंद नहीं करेगी कि आप ये बोल करके चले जाइए कोई रहे, आप लिमिट के अंदर में रहिए। रफी की जनता ने आपको 5 बार वोट दिया है, 3 बार एमएलए बनाया है, ऐसे शब्द से सुनने के लिए नहीं। और भी ऐसे ऐसे गंदे गंदे शब्द हैं कि माइक पे बोलने का नहीं है। मैं नेता हूं, मैं हर रोज 20 गांव घूमता हूं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा जो है गया जिला औरंगाबाद जिला अच्छा, जानता अब है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विपक्षी द्वारा बताया जाता है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो बीजेपी के बी टीम है। ये तो सवाल करके आप फिर लंबा है, लेकिन सुन लीजिए, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में समझेंगे आप। हमारे प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है वो पहला मुहिम है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। इस 3 के दायरे में बिहार में जितनी भी जातियां रहती हूं, उसकी जितनी भी
आबादी है उसके मुताबिक भागीदारी है। दलित अति पिछड़ा की आबादी जितनी है उससे 70 टिकट उसकी बनती है, पक्का 70 टिकट मिलेगी उन्हें। यादव के 14% के हिसाब से उनको यादव की टिकट मिलेगी, राजपूत समाज को 14 टिकट मिलेगी उनके आबादी के हिसाब से। इस तरीके से सबके साथ साथ मुसलमानों की 18% के हिसाब से 40 टिकट मिलेगी मुसलमानों को। हमारे नेता का कहना है कि मैं 40 टिकट दे रहा हूं मुसलमान को, अल्पसंख्यक को, तो जिसको मुसलमान ने 35 साल से वोट दिया है MY समीकरण को, लालू जी को, वो भी 40 टिकट दें। और जहां जहां से लालू जी, तेजस्वी जी मुसलमान लड़ाएंगे, मैं वहां से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दूंगा। अगर वो 40 टिकट जो है सो चैलेंज मैं करता हूं कि आप तेजस्वी जी को सुनाइए, लालू जी को, कि मैं चैलेंज करता हूं, चूंकि मैं स्टेट कोर कमेटी का मेंबर भी हूं, मैं किसी जिले का प्रभारी था, मैं उस प्रभार का भी 3 दिन 4 दिन पहले मैं छोड़ा हूं, मैं सासाराम का भी प्रभारी रहा हूं कुछ दिन के लिए। तो मैं आपको स्टेट कोर कमेटी की हैसियत से सारा डिसीजन प्रशांत जी स्टेट कोर कमेटी पे छोड़ते हैं, मैं स्टेट कोर कमेटी की हैसियत से मैं बोलता हूं कि अगर लालू जी 40 टिकट मुसलमान को देते हैं, तो जहां जहां वो मुसलमान लड़ाएंगे वहां वहां हमारे नेता प्रशांत किशोर जी मुसलमान नहीं लड़ाएंगे। तो इससे बड़ा और सबूत क्या है? तीसरी चीज आप जान लीजिए, तीसरी चीज कि प्रशांत किशोर जी जो 2015 में लालू जी और नीतीश जी को जो है सो जिताने का काम किया और बीजेपी को पूरी तरीके से हराने का काम किया बिहार में, तो उस वक्त नीतीश कुमार जी ने एकदम माइक पे कहा था कि हमारे बाद प्रशांत किशोर ही जी हैं। तो उससे पहले इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाया था कि NRC का मुद्दा केंद्र सरकार ला रही है, इसके में हम लोग का क्या होगा, हम लोग कौन सा स्टैंड क्लियर करेंगे। तो उसके पे सहमति बनी थी कि हम लोग भाई इतनी बड़ी आबादी में जो लोग रहते हैं 20% हिंदुस्तान में, मैं उन्हें नाराज नहीं होने दूंगा, इसलिए केंद्र सरकार अगर लाती है NRC और CA तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बगैर प्रशांत जी के कहे हुए नीतीश कुमार जी ने सपोर्ट कर दिया NRC और CAA का। तो उसी समय जो है सो प्रशांत किशोर जी ने रिजाइन लगा दिया। अब बताइए कि मुसलमान के इश्यू पर प्रशांत किशोर रिजाइन लगाए, कहां से वो बी टीम है, कहां से बी टीम है? ये सिर्फ कुछ नादान लोग इस तरह की बातें कहते हैं। आप बी टीम की बात करते हैं, कांग्रेस को हरा दिया केजरीवाल ने हरियाणा में, क्या वो बी टीम नहीं हुआ? क्या कांग्रेस ने केजरीवाल को दिल्ली में हरा दिया तो उसको भी बी टीम कहेंगे? वैसी साहब को भी आप बी टीम कहते हैं, किसको किसको आप बी टीम कहिएगा, किसको किसको बी टीम कीजिएगा? नहीं, हमारे नेता का कहना है कि मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता हूं, मेरी नियत भगवान जानता है, मेरी नियत अल्लाह जानता है। मैं जितनी भी बिहार में बसने वाली जातियां हैं, मैं सबकी आबादी के मुताबिक भागीदारी दूंगा। इसलिए बी टीम कहने वाले खुद को सोच लें, और नहीं तो मेरे जैसे नेता से वो डिबेट करके देख लें। मैं उनको 1975 साल का इतिहास में याद दिला दूंगा, जिसको मुसलमानों को जिन लोगों ने ठगा है। और अब प्रशांत किशोर जी ने एक बड़ा रास्ता दिखा दिया है, पूरी तरीके से बिहार का मुसलमान और रफीगंज का मुसलमान प्रशांत किशोर जी के विचारधारा के मुताबिक प्रशांत किशोर जी के साथ है, और जो उनका उम्मीदवार रहेगा उसको जिताने का काम करेंगे जनता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मेरा फेसबुक चैनल हैक कर लिया गया है प्रशांत किशोर का के द्वारा, ये क्या मामला है? नहीं देखिए, पोस्ट डाल रहे हैं, देखिए मेरे कहने का मतलब है ना कि आप अगर माइक पे बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं, तो उसका पक्का सबूत प्रशांत किशोर जी के पास रख के बोलिए। हजारों लोगों ने ये कहा कि प्रशांत किशोर जी रुपया कहां से लाते हैं, इतना पैसा फंडिंग कहां से होती है? तो उन्होंने 2 शब्द में जवाब दिया कि मेरे सारे पैसे इंटरनेट पे हैं, सारे पैसे हमारे, आप उसको सर्च करके देखिए कहां से आते हैं, और मैं कहां कहां खर्च करता हूं आप उसको देख लीजिए। लेकिन यह किसी ने नहीं पूछा कि राजद और जदयू और बीजेपी और लोजपा और हम कहां से पैसा लाता है, कहां से कमाई आती है। जो आज एक उपचुनाव जो है सो इमामगंज में हुआ, मैं वहां का प्रभारी था, 4 से 5 करोड़ रुपया 3 रात में बटा, कहां से उन्होंने रुपया लाया था? ये कोई कुछ क्यों नहीं पूछता है? और ये बच्चा जानता है कि रुपये की होली खेली गई, तब वहां जनसुराज का उम्मीदवार हारा, 37,200 कुछ वोट जनसुराज। अच्छा, लास्ट बताइए, आह्वान क्या रहेगा 30 तारीख को प्रशांत किशोर आ रहे हैं कार्यकर्ताओं या अन्य लोगों के लिए? बस सिर्फ इतने आह्वान रहेगा कि जनसुराज को पूरी तरीके से मजबूत किया जाए, जमीनी स्तर पे हमारी विचारधारा को उतारा जाए, और जो जनसुराज का उम्मीदवार होगा उसे आप पूरी तरीके से जिताने का काम करें, और उम्मीदवार जीतेगा तो
तो बिहार में नया निज़ाम नवंबर में बनेगा। और निश्चित तौर पे मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप कुणाल जी मेरे घर के हैं, मेरे बगल के हैं, आप सुनिएगा कि 2000 ये नवंबर में पूरी तरीके से जनसुराज भारी मतों से जीत करके बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।